बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सेल्फ असेसमेंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एंटरिंग डेबिट और क्रेडिट इन ईच कॉलम। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होने पर हमेशा क्रेडिट और डिक्रीज़ होने पर डेबिट होती हैं। एसेट्स इंक्रीज़ होने पर डेबिट और डिक्रीज़ होने पे क्रेडिट होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें कि जो आपकी लायबिलिटीज़ और एसेट्स हैं, इन दोनों का आपस में अपोजिट रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हम बात करें एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होने पर डेबिट और डिक्रीज़ होने पर क्रेडिट, जबकि रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ होने पे क्रेडिट और डिक्रीज़ होने पे डेबिट। यहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का आपस में अपोजिट रिलेशनशिप है। ऑनर इक्विटी हमारी बिल्कुल लायबिलिटीज़ की तरह ही होती है, क्योंकि बिज़नेस ने ये लायबिलिटीज़ पे करनी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लायबिलिटीज़ ऐसे लोग होते हैं जो बिज़नेस के अपने नहीं होते, बाहर के लोग होते हैं, जैसे बैंक हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ऐसे लोग जिनको आपने डिबेंचर इशू किए हुए हैं। जबकि ऑनर इक्विटी का मतलब है वो पैसा जो बिज़नेस ने मालिक को वापस करना है। तो इसकी नेचर लायबिलिटीज़ की तरह ही होती है, लेकिन फ़र्क ये है कि जहाँ पर डिक्रीज़ आएगा वहाँ पर ऑनर इक्विटी डेबिट होगी, लेकिन ड्राइंग्स के नाम से। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल जर्नल्स एंड द जनरल जर्नल। स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात समझ लें कि जनरल जर्नल में हम अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं। ये हमारा पहला स्टेप होता है अकाउंटिंग एंट्री का, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड मेंटेन करने का, जिसमें हम असेसमेंट करने के बाद अकाउंटिंग की एंट्री करते हैं डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में। लेकिन कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनकी डेली बेसिस पर फ्रीक्वेंटली एंट्रीज होती हैं, जैसे कि सेल्स, परचेजेस, कैश एंड बैंक की एंट्रीज। अब आप देखें कि ये ऐसी एंट्रीज हैं जो एक दिन में फ्रीक्वेंटली होती हैं और इसका डाटा भी ज़्यादा होता है। तो बजाय इसके कि हम जनरल जर्नल को बार बार ओपन करके एंट्रीज करते रहें, हम क्या करते हैं कि स्पेशल जर्नल बना लेते हैं। स्पेशल जर्नल बनाने से हमारा काम आसान हो जाता है। A special journal, also known as specialized journal, is useful in a manual accounting or bookkeeping system to reduce the tedious task of recording both the debit and credit general ledger account names and amounts in a general journal. Examples में हमारे पास है कैश बुक, सेल्स जर्नल और परचेज जर्नल। जनरल जर्नल को डिफाइन करते हैं, द जनरल जर्नल इज़ द मास्टर जर्नल दैट ऑल कंपनी ट्रांजैक्शंस और जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए कंपाउंड एंट्री इन द जनरल जर्नल, आल्सो स्टेट नरेशन। In a compound journal entry, there are 2 or more debits, credits, or both. Rather than making separate journal entries for the same transactions, you can combine debits and credits under one entry. स्टूडेंट्स, हमने अभी तक बात की थी कि जब भी आपकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है उसमें डेबिट और क्रेडिट का सम आपस में इक्वल आता है। वो कब होगा? जब हमारा कम से कम एक डेबिट अकाउंट और एक क्रेडिट अकाउंट होगा। इसीलिए इस सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ये हमने बात की थी कम से कम 2 अकाउंट्स ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कोई ऐसी एंट्री जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हों, उस एंट्री को हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 एंड रिसीव्ड हाफ अमाउंट इन कैश येट। इस एंट्री को अगर एनालाइज करें तो अभी तक हमें पता चला कि हमने गुड्स सेल की हैं जिसकी अमाउंट है 10,000। दूसरी तरफ हमने कैश रिसीव किया है, लेकिन कितना? हाफ कैश। अब 10,000 की सेल है
तो इसका मतलब हुआ कि हमने कैश रिसीव किया 5,000 का। अभी तक अगर देखा जाए तो 5,000 रिसीव किया, 10,000 की सेल, ये आपस में बराबर नहीं हुए। अकाउंटिंग से हट के अगर बात की जाए तो एक आम इंसान भी बता सकता है कि 10,000 की सेल है, आधा कैश मिला तो आधा लेने वाला होगा। तो जो कैश लेने वाला है उसको अकाउंटिंग की ज़ुबान में अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर्स कहते हैं। हम यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल का नाम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए। एक हमारा कैश अकाउंट 5,000 से, एक हमारा सेल्स का अकाउंट 10,000 से, और एक वो अकाउंट जो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा लेकिन वो हमने एक्सट्रैक्ट किया है इंफॉर्मेशन में से कि 5,000 रिसीवेबल है। तो हमारी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट 5,000 से डेबिट, क्योंकि हमारा इंक्रीज इन एसेट हो रहा है। अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट 5,000 से डेबिट, क्योंकि ये भी एसेट है और इसमें भी इंक्रीज हो रहा है। कैश भी आ रहा था बिजनेस के पास और अकाउंट रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहे थे, इसलिए ये दोनों अकाउंट डेबिट हो गए। टू सेल्स अकाउंट 10,000, सेल्स अकाउंट क्रेडिट इसलिए हुआ कि सेल्स हमारी इनकम है और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो स्टूडेंट इसमें देखें आपके पास डेबिट में 2 अकाउंट्स हैं जबकि क्रेडिट में 1 है। इसकी 2 एंट्री करने के बजाय आप एक ही एंट्री करें, क्योंकि ये सेम एंट्री थी और इसमें आप 2 से ज़्यादा अकाउंट्स को यूज़ करते हुए कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपने कैश रिसीव किया है इसी अकाउंट रिसीवेबल से, लेकिन 2% डिस्काउंट देने के बाद। जब आपने 2% डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब हुआ कि आपको पूरे पैसे नहीं मिले। अब आपको कैश जो मिल रहा है वो डिस्काउंट के बाद मिल रहा है। आपने 5,000 रुपया वसूल करना था, इसमें से 2% आपने डिस्काउंट दे दिया जो कि बनता है 100 रुपीज़। 100 के बाद आपको जो नेट कैश मिलेगा वो मिलेगा 4900। अब कैश आपके पास 4900 रुपीज़ आ रहे हैं। कैश हमारा एसेट है और एसेट में इंक्रीज हो रहा है, तो कैश अकाउंट 4900 से डेबिट हो जाएगा। जबकि आपने जो डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउ किया है, वो आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं और आपने 100 रुपये से डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया, जबकि क्रेडिट करेंगे अकाउंट रिसीवेबल 5,000 से। स्टूडेंट्स होता यह है कि जब आपने पैसे वसूल करने हो तो आप अपने डेटर्स को एक फेवर देते हैं कि वो अगर आपको पेमेंट जल्दी कर दें। लेट्स सपोज 1 महीने बाद का टाइम था पेमेंट होने का और आप उसे कहते हैं कि अगर आप 10 दिनों में हमें पेमेंट दे दोगे तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे। उससे होता ये कि आपको 100 रुपये का डिस्काउंट तो देना पड़ रहा है लेकिन आपको पैसे जल्दी वसूल हो जाएंगे, जिससे आपका रिस्क कम हो जाएगा और दूसरा आप इस पैसे को दोबारा इन्वेस्ट करके मज़ीद पैसे कमा सकते हैं। ये जो पॉलिसी है ये डिपेंड करती है मैनेजमेंट के ऊपर, लेकिन अकाउंटिंग में अगर देखा जाए तो हमने डिस्काउंट अलाउड जो किया है वो हमारा एक्सपेंस है।